जिन साथियों, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास बहुत दिनों से नहीं आई है, तो 2 दिन तो बीच में निकले हैं। अभी इतने दिन भी कहाँ हुए क्लास नहीं आई। और फिर एक दिन तो मैं फ़ोन लेने के लिए बूंदी चला गया था, है ना। और 1-2 दिन ऐसी व्यवस्था कर नहीं ले पाया। और आज संडे, तो आज क्लास आ ही रही है आपकी। तो इस तरह आप चिंतित ना हो ना, आपका कोर्स करवा रहा हूँ, निश्चित रूप से आप तैयारी करते रहे बड़े मस्ती से, जोश के साथ। तो अब तक कोर्स अपना कहाँ तक पहुँच चुका है। निर्गुण मतलब प्रेम मार्ग की सगा चल रही है सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि, और इसमें हम पढ़ रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी को। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि में, धारा के प्रमुख कवि में हम किसे पढ़ रहे हैं अभी? मलिक मोहम्मद जायसी को। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। देखो, सबसे मेन बात क्या है कि ठीक है, मैं थोड़े लेट हो जाता है, क्लास से थोड़ी रेगुलर हो नहीं पा रही है, लेकिन आपका कोर्स पूरी तरह निःशुल्क जो चल रहा है, इस कोर्स को कंप्लीट करवाऊंगा, इसकी आप चिंता ना करें। बस आप पूरे जोश उत्साह के साथ तैयारी करते रहो, रिवीजन समय पे करते रहें, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखें कि रिवीजन में कहीं भी लेट ना होना चाहिए। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन लेना है। तो हम पढ़ रहे थे पद्मावत के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसके बारे में पढ़ रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उससे संबंधित विशेष जो तथ्य थे उसके बारे में बात कर रहे थे। पद्मावत हमने पिछली क्लास में बात की थी। पद्मावत की कथा वस्तु, पद्मावत का 2 भाग हैं, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। और पद्मावत की जो पहली पंक्ति है उसके बारे में, फिर वह कितने भागों में विभाजित है, उसके 57वें खंड की अंतिम पंक्ति कौन सी है, और नागमती वियोग खंड जो है शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के अमूल्य धरोहर है, वो कौन सा खंड है? तो 30वां खंड है ना। और नागमती वियोग खंड की प्रथम और अंतिम पंक्तियों के बारे में भी बात की थी। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं आज की क्लास में आगे। बात करें कि ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पद्मावत में जो 12 मासा है वह किस माह में मिलता है? तो आषाढ़ माह में मिलता है, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे कि पद्मावत में 12 मासा आषाढ़ माह में मिलता है, ठीक है। पद्मावत में 12 मासा जो है आषाढ़ माह में मिलता है। और बात करें इसकी प्रथम पंक्ति की, इसकी आषाढ़ माह के प्रथम जो पंक्ति है उसकी बात करें, प्रथम पंक्ति की, तो चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, ठीक है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। बात करें पद्मावत की भाषा को, तो आपको पता है कि पद्मावत की भाषा अवधी है, लेकिन अवधी भी कौन सी? ठेठ अवधी। ये विशेष बात ध्यान रखनी है। रामचरितमानस की भाषा भी अवधी है, लेकिन वो कौन सी अवधी है? संस्कृत निष्ठ अवधी है, ठीक है, साहित्यिक अवधी है। तो पद्मावत की भाषा की बात करें, पद्मावत की भाषा कौन सी है? तो ठेठ अवधी, ठीक है ना। ये याद रखना है, विशेषकर तो अवधी है, लेकिन प्रश्न बन जाए तो ठेठ अवधी है, पूरी तरह याद रखना है इस चीज़ को। और लिपि की बात कर लेते हैं, तो लिपि है फारसी, ठीक है। लिपि कौन सी है? तो फारसी है। अब बात करें, यहाँ नोट लगा के लिखेंगे कि रामचरितमानस की भाषा, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो संस्कृत निष्ठ अवधि जिसे कहते हैं, या साहित्यिक अवधि, ठीक है, साहित्यिक अवधि में रचित है, अवधि में रचित है, ठीक है। तो रामचरितमानस की भाषा जो है संस्कृत निष्ठ अवधि है या साहित्यिक अवधि में रचित है, तो यहाँ तक लिख लेंगे। तो सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी पढ़ रहे हैं, और हमने देखा है पद्मावत के बारे में, विशेष तथ्यों के बारे में। और आज देख रहे हैं कि पद्मावत में 12 मासा आषाढ़ माह में मिलता है। प्रथम पंक्ति है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि है, उसके लिपि फारसी। और रामचरितमानस की भाषा जो है संस्कृत निष्ठ अवधि है
क्या यूँ कहें कि साहित्यिक अवधि में रचित है। इन तथ्यों को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। पद्मावत में 12 मासा आषाढ़ माह मिलता है और प्रथम पंक्ति चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। और पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि, लिपि फारसी और रामचरितमानस की भाषा संस्कृतनिष्ठ अवधि या साहित्यिक अवधि में रचित है। यहाँ तक लिख लेंगे। अब बात करें कि जो डॉक्टर बच्चन सिंह है ना, उन्होंने पद्मावत की भाषा के बारे में कहा है कि ये तो अवधि का अर्घान है। क्या है? अवधि का अर्घान, यानी कि खुशबू है, सुगंध है। ठीक है। और जायसी ने पद्मावत में जो है छंद, आप जानते हैं कि दोहे चौपाई छंद का प्रयोग किया है। और इसमें जो कड़वक बद्धता पाई गई, कड़वक बद्धता क्या होती है? जैसे 7 अर्धालियों पर एक दोहा रखने का इसमें क्रम पाया गया है। ठीक है। जैसे का प्रिय अलंकार कौन सा है? हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए, लिख लिया होगा यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। पद्मावत में 12 मासा आषाढ़ माह मिलता है। प्रथम पंक्ति चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि और फारसी लिपि, और रामचरितमानस की भाषा संस्कृतनिष्ठ अवधि है और साहित्यिक अवधि में रचित है। अब बात करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि पद्मावत की भाषा को अवधि का अर्घान या खुशबू का है ना। पद्मावत की भाषा को अवधि का अर्घान खुशबू, जिसे खुशबू या सुगंध कहते हैं, कहा है। ठीक है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने पद्मावत की भाषा को अवधि का अर्घान, खुशबू या सुगंध कहा है, सुगंध। और जायसी ने पद्मावत में जो है मुख्यतः दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। ऐसे लिख लेंगे कि जायसी ने पद्मावत में दोहा चौपाई छंदों का मुख्यतः प्रयोग किया है। पर जायसी ने पद्मावत में दोहा चौपाई छंदों का मुख्यतः प्रयोग किया है। तो छंद कौन से? दोहा और चौपाई। और आगे बात करें कि पद्मावत की कड़वकबद्धता, पद्मावत की कड़वकबद्धता में 7 अर्धालियों पर दोहा रखने का क्रम, 7 अर्धालियों पर दोहा रखने का क्रम अपनाया है, रखने का क्रम अपनाया है। ठीक है। 7 + 1 यहाँ तक लिख लेंगे कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो है पद्मावत की भाषा को अवधि का अर्घान से खुशबू सुगंध भी कहा है। और जायसी ने जो है पद्मावत में दोहा चौपाई छंदों का मुख्यतः प्रयोग किया है, आप सभी जानते हैं। और पद्मावत की कड़वकबद्धता में 7 अर्धालियों पर दोहा रखने का क्रम अपनाए, 7 + 1। तो पद्मावत की भाषा कौन सी है? कोई पूछे आपसे, प्रश्न आ जाए तो कौन सी है? ठेठ अवधि। और तुलसीदास जी की भाषा कौन सी है? रामचरितमानस की। उसकी भाषा है संस्कृतनिष्ठ अवधि या साहित्यिक अवधि। पद्मावत की भाषा को अवधि का अर्घान कहने वाले कौन है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। दोहा चौपाई छंदों में है, 7 अर्धालियों पर एक दोहा। इसे याद रखना, 7 + 1, 7 अर्धालियों पर दोहा रखने का क्रम अपनाया है। ठीक है।
अब बात करते हैं कि जायसी का जो प्रिय अलंकार है वो है हेतुत्प्रेक्ष अलंकार। और पद्मावत की रचना समय को इंगित करते हुए जायसी ने कुछ पंक्तियाँ लिखी है, उसके बारे में बात करेंगे कि सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि का। अब इसमें देखो, इसमें आता है इस हिसाब से तो 927 हिजरी में इसकी रचना हुई है ऐसा माना जाता है, लेकिन प्रमाणिक जो है 947 है, ठीक है। क्योंकि उस समय फिर शेरशाह सूरी का जो कार्यकाल, ये कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के कार्यकाल में लिखी गई है, वो कार्यकाल फिर बैठता नहीं, 947 के हिसाब से सही बैठता है, इसलिए फिर 947 में इसका जो है रचनाकाल माना गया प्रामाणिक रूप से। तो ठीक है, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। चलते हैं आगे। डॉक्टर बच्चन सिंह, पद्मावत की भाषा, अवधिकार गान, खुशबू या सुगंध। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, रिवीजन ही आपको परफेक्ट बनाएगा और रिवीजन ही आपको अपनी सफलता की ओर लेके जाएगा। जैसे ने पद्मावत को में द्वा चौपा छंदों का प्रयोग किया है। एक बार बता दूं आपको, ये जो संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती हो रही है, मतलब वैकेंसी जो एग्ज़ाम होगा नवंबर में और दिसंबर में, तो इसके लिए जो है क्रैश कोर्स चलाऊँगा मैं, वह अक्टूबर में चलाऊँगा, ठीक है। अभी जैसे 2-4 दिन वो बचे, तो लगभग 15 अक्टूबर के बाद इसका कोर्स चलाऊँगा, तो आप वो क्रैश कोर्स देख सकते हैं। बाकी ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी के हिसाब से, ये तो मैंने सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी के हिसाब से ही रखा है, तो उस टाइम ही चलेगा वो। बाकी मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट भी, और आपका जो क्रैश कोर्स रहेगा पूरी हिंदी का क्रैश कोर्स, लगभग 20 घंटों में 20-25 घंटों में पूरा हिंदी का साहित्य, इतिहास, रचनाएं सब कंप्लीट कर लेंगे। और वैसे काव्यशास्त्र पढ़ेंगे, इस तरह क्रैश कोर्स रखेंगे, वो रहेगा आपका निःशुल्क ही रहेगा सब कुछ, यही साहित्य शिखर क्लासेस पे होगा और अक्टूबर में होगा, ठीक है। अब बात करें कि जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है। तो जायसी का प्रिय अलंकार, तो जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है। तो हेतुत्प्रेक्ष अलंकार जो है जायसी का प्रिय अलंकार है, हेतुत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। कौन सा अलंकार, हेतुत्प्रेक्ष अलंकार जायसी का प्रिय अलंकार है। और पद्मावत की रचना और समय की बात कर लेते हैं। उसके लिए जो पंक्ति लिखी है जायसी ने, पद्मावत के रचना वर्ष को इंगित करते हुए, रचना वर्ष को इंगित करते हुए जायसी ने लिखा है, क्या लिखा है जायसी ने। सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा। सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा, बेन वचन कवि कहा, ठीक है। तो इस हिसाब से तो इसका रचना का जो कार्यकाल वो निकल के आता है 947, मतलब 927 हिजरी, ठीक है, 927 हिजरी। लेकिन ये प्रमाणिक नहीं माना जाता है। प्रमाणिक मैंने आपको पहले लिखवाया था 947 हिजरी जो है वही इसका प्रमाणिक माना जाता है, ठीक है, प्रामाणिक। तो जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है। प्रश्न मैंने कहा तो हेतुत्प्रेक्ष जो अलंकार है वो जायसी का प्रिय अलंकार है। और पद्मावत के रचना वर्ष को इंगित करते हुए जायसी ने लिखा है कि सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा। इस हिसाब से पद्मावत की जो रचना हुई है 927 हिजरी में, लेकिन मुख्य 947 हिजरी में ही इसको प्रमाणिक माना गया है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जायसी संबंधी जितने ये प्रश्न बनते हैं वो तैयार हो गए, ठीक है। ये पद्मावत से संबंधित बेसिक बातें चल रही है आपकी। अब हम पढ़ेंगे आगे कुछ और भी पद्मावत से संबंधित जो विशेष तथ्य हैं उनके बारे में। तो पद्मावत की पात्र योजना के बारे में बात करते हैं। पद्मावत की पात्र योजना, क्योंकि इसमें पद्मावत के पात्रों के साथ साथ दार्शनिक तत्वों का समावेश किया गया है। जिस प्रकार चित्तौड़ जो है वह शरीर का प्रतीक बनाया गया है, सिंगलदीप जो है हृदय का प्रतीक बनाया गया है इसमें। तो पद्मावत की पात्र योजना, ठीक है, पद्मावत की पात्र
पद्मावत की पात्र योजना। तो पद्मावत के विभिन्न पात्र जो है उनमें दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं। इस दृष्टि से एक रूपक काव्य भी कहा जाता है ना, रूपक काव्य भी, एलेगरी रूपक काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसे रत्नसेन है वो मन का प्रतीक है, पद्मावती जो है सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, कहीं ना कहीं इसमें प्रतीकों के माध्यम से लिखा गया, इसलिए रूपक काव्य कहा जाता है। और प्रतीकार्थों का संकेत करने के लिए स्वयं जो जायसी है उस कवि ने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं अंत में, ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पद्मावत के विभिन्न पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं, ठीक है, दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं। इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य एलेगरी भी कहा जाता है। देखो इंग्लिश मुझे ज़्यादा आती नहीं है ना, कहा जाता है, इसका उच्चारण मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो पद्मावत के विभिन्न पात्र दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं, इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य कहा जाता है। आप रूपक काव्य याद रखना, एलेगेरी भी है ना, ऐसा कहा जाता है। और पद्मावत का प्रतीकार्थों का संकेत करते हुए अगला तथ्य लिखेंगे कि प्रतीकार्थों का संकेत रचना के अंत में स्वयं कवि जायसी ने दिया है। ठीक है, तो प्रतीकार्थों का संकेत रचना के अंत में स्वयं कवि जायसी ने दिया है। तन चित्तौर मन राजा कीना हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। तो तन किसके समान है? चित्तौड़, और मन राजा कीना, ठीक है। हिय सिंगल, हृदय कौन सा है? सिंगल द्वीप हृदय है। बुद्धि पद्मिनी चीना, बुद्धि कौन है? सात्विक बुद्धि पद्मावती। गुरु सुवा, गुरु कौन इसमें? हीरामंजत होता है वो। जय पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत में निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाजा सोई न एहि चित बंदा। राघव इत दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानो। अलाउद्दीन को क्या बताया गया है? माया बताया गया है, ठीक है। तो लिख चलते हैं आगे कि तन चित्तौर मन राजा कीना, तन चित्तौर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, ठीक है। तन चित्तौर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। तो तन किसके समान है? चित्तौड़ के समान, ठीक है। और हिय सिंगल द्वीप हृदय के समान। तो ये पद्मावत की पात्र योजना है। सारे तथ्यों के बारे में बात करेंगे। पद्मावत के विभिन्न पात्र दार्शनिक तत्वों का प्रतीक है, इस दृष्टि से रूपक काव्य भी कहा जाता है। प्रतीकार्थों का संकेत रचना के अंत में स्वयं कवि जैसे ने दिया, जैसे कि तन चित्तौर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। यहाँ तक लिख लेंगे। देखो नोट साथ के साथ बनाते हुए चलें और रिवीजन प्रॉपर करते हुए चलें, ठीक है। रिवीजन ही आपको सक्सेस दिलाएगा, इसलिए रिवीजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा यूँ मान के चलें कि रोज़ अगर जब भी क्लास होती है तो 2 पेज के नोट्स बनते होंगे ज़्यादा आपके, है ना। तो 2-3 मिनट लगते हैं, उसमें रिवीजन कर लिया करो, सुबह उठते रिवीजन कर लिया करो। उसमें आपका जो है डेली का जो है यूँ मान के चलें कि ये चीज़ें अभी से ही याद हो जाएगी, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बचे हुए तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो कैसे लगी क्लास आपको कमेंट जरूर करें, सभी कम से कम एक कमेंट तो जरूर करें, ठीक है। और लाइक शेयर जो आपका जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से तैयारी करें, रिवीजन करते हुए चलें और
सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी से एग्जाम से लगभग 2 महीने पहले आपका पूरा कोर्स करवा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। संस्कृत डिपार्टमेंट के हिसाब से क्रैश कोर्स चलाएंगे, तो उसे आप देख सकते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।